Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel. In the previous video we are discussing about the schools of psychology and the basic needs of the psychology to a teacher. टीचर को psychology की क्या ज़रूरत है इसके बारे में पढ़े थे. In today's video we are discussing about the methods of psychology. Okay. Before starting the video, once again remembering you, please like, share, comment and subscribe our YouTube channel. Friends, let's start the class. Methods of psychology. Methods of psychology. फर्स्ट मेथड देखेंगे. फर्स्ट मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इंट्रोस्पेक्शन मेथड नाम के अंदर ही वो मेथड का मीनिंग है. क्या है? फर्स्ट वन, इट इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ एनालिसिस मेथड. इट इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ एनालिसिस मेथड. सेल्फ एनालिसिस मेथड. देखो इंट्रोस्पेक्शन कैसा करने का वो भी बोल दो. सेल्फ एनालिसिस मेथड. दिस इंट्रोस्पेक्शन वर्ड divided into two parts. One is a intro and section. फर्स्ट वन, इंट्रो का जो मीनिंग है वो क्या है? इनवर्ड. इनवर्ड या तो इनसाइड. इनसाइड. एंड सेक्शन का मीन्स यहां पे लिए उन्हें लुकिंग. लुकिंग तो अपने आप में झांके, अपने आप में देखो. इट इज ए इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इट इज ए इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इट वाज proposed by A.B. Teachner. A.B. Teachner. यहां तक तो हम लोग को क्लियरली याद रखना है. बाकी का जो पॉइंट है वो इजी वाला पॉइंट्स है. क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड. ये वर्ड को मैं अच्छी तरह से पढ़ लिए, इसे अच्छी तरह से समझ लिए तो खत्म. दिस मेथड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी अबाउट द मेंटल प्रोसेस, एटीट्यूड, और अंदर से आने वाली चीज है. एटीट्यूड, फीलिंग्स, सैड हो या कैसे भी फीलिंग्स हो, इमोशंस. Emotions are studied by this method, introspection method. यहां पे सिर्फ अपने सोल को पहचानना है, अपने अंदर वाले छुपे हुए शैतान को जो पहचानना है उसे हमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड पकड़ते हैं. इट इज हेल्प टू मोस्टली टीचर्स के लिए. बच्चे के पास उतना इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते. बच्चा अपने आप में अंतरावलोकन करना उतना आसान नहीं है, लेकिन टीचर के लिए बहुत बेहतरीन वाला. आज मैं कुछ पढ़ाया, क्या पढ़ा, कितना हद तक मेरा जो सोल है मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा. तो ये चीजें यहाँ पे टीचर्स के लिए मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचर्स. नेक्स्ट वन, दिस मेथड यूजफुल टू द टीचर टू इंप्रूव द मेथड ऑफ टीचिंग. उसके मेथड कर जो टीचिंग है, मेथड करने वाला टीचिंग करने वाला जो मेथड है उसे इंप्रूव करने के लिए ये बहुत सारा हेल्प है. नेक्स्ट वन, सेल्फ इंप्रूवमेंट. सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ये मेथड का साइकोलॉजी बहुत इजी है, तो ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, अनदर सेकेंड मेथड ऑफ द साइकोलॉजी इज ऑब्जर्वेशन मेथड.
ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन मीन्स, पहले याद रख लो, दोनों को भी कंपेयर करके पढ़ो। ऑब्जर्वेशन मीन्स आउटलुक। हाँ, ये किसी भी एक स्टूडेंट का या तो किसी भी एक पर्सन्स का आउटलुक देखता है। तो अंदरूनी दिल में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है हमको पता नहीं है। बिहेवियर का नाम ही क्यों ले रहा हूं, बिकॉज साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर। तो दिस टाइप ऑफ मेथड ओनली सीन द, ओनली ऑब्जर्व द स्टूडेंट इन द आउटसाइड पार्ट, आउटसाइड के हिसाब से। इनसाइड तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, आउटसाइड के लिए सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के टाइप्स देखो, क्या सॉरी, ऑब्जर्वेशन मेथड प्रपोज्ड बाय द J.B. वाटसन, ओके, J.B. वाटसन। तो ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर, तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहां पे इतना ही पढ़ाना है मुझे, मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज वी आर टीचर्स, ओके। वी डिड बीएड, और तो समथिंग डूइंग बीएड, जो करने लगे वो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उनको पता व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द साइकोलॉजी। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का टेंशन नहीं है, क्यों है, ऑब्जर्वेशन मतलब जो आंख से देखा जाता है, आउटलुकिंग देखा जाता है, वो मेरिट है। डीमेरिट के अंदर वैसा कुछ खास देखना नहीं है। अब मैं ये टाइप्स ही क्यों लिया, टाइप्स के लिए देखो यहां पे दो पहले टाइप्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन, एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों भी हम बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं, समझ लो इसे। नेचुरल मीन्स अनकंट्रोल्ड एंड आर्टिफिशियल मीन्स कंट्रोल्ड। दोनों भी सेम है, एग्जाम के अंदर कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड भी पूछ सकते हैं, एग्जाम के अंदर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन के अंदर डिफरेंस क्या है वो पूछ सकता है। तो यहां पे नेचुरल ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल देता हूं और आर्टिफिशियल एग्जाम के नेचुरल ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल ले लो। कोई एक बच्चा ऑब्जर्वेशन ग्रुपली भी कर सकते हैं और एक बच्चे के ऊपर भी कर सकते हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल हमें देखे तो टीचर observe the students in the natural environment, uncontrolled environment, like teacher playing with the students and observe, उनके साथ खेलते खेलते ऑब्जर्व करना। ये पिछली बार पूछा है, देखो क्वेश्चन, उनके साथ खेलते खेलते ऑब्जर्वेशन करता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन पुकारते हैं उसे, बिकॉज बच्चे को पता नहीं है कि सर हमको ऑब्जर्व कर रहा है, सर भी हमारे साथ खेल रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट उनके पास होता है। तो इसीलिए इसे हमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन पुकारते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। इन द आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन टीचर कंडक्ट एंड डिसाइड ए कंट्रोल्ड एरिया एंड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, टीचर ऑब्जर्व द एवरी स्टूडेंट, दूर बैठ के, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, दूर बैठ के। तो बच्चों को बोला गया रहता है क्लासरूम से कोई बाहर नहीं जाएगा, प्लेग्राउंड से कोई बाहर नहीं जाएगा, इतने दायरे में ही खेलना है। तो देखेंगे ने मेरे रूल्स को फॉलो करते करेगा या नहीं करेगा। तो दैट्स एन आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। तो
नेचुरल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, दायरा डालते हैं, बोलने का ना है, दायरा डालते हैं तो समझ में आते दायरा किस लिए डाला गया, बच्चे को समझ में आके वो दायरे से बाहर नहीं गया तो उसे हमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। क्यों, बच्चे को पता नहीं है इसके बाहर नहीं जाना, तो उसका बिहेवियर क्या है टीचर को इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं है, बच्चे को बोला जाता है कि इससे बाहर नहीं जाना है तो बच्चा समझ लेते टीचर हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बच्चे के माइंड में ऑब्जर्व कर रहे मतलब आया तो इट इज आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, नहीं आया तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो। नेक्स्ट वन, अनदर टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Direct observation means a teacher conduct a observation in a classroom in his own plan, किसी का मदद नहीं लेना, तो उसे हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब कोई एक टीचर ऑलरेडी उसके बारे में ऑब्जर्व करके रखा है, कोई एक ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज लिख के रखा है, उसे देख के फिर ऑब्जर्व करना, इट इज इनडायरेक्ट। तो पहली मतलब जो नया करते हैं उसे डायरेक्ट, और कोई एक ऑलरेडी करके रखा है ऑब्जर्वेशन तो इसे इनडायरेक्ट बोला जाता है। क्लियर, इतना ही पॉइंट याद रखना है। हमें क्या समझिए यहाँ पर, साइकोलॉजी मतलब डीपली पढ़ना है, डीपली कुछ नहीं पढ़ना है, अंडरस्टैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेचुरल, आर्टिफिशियल, द आंसर। Next point, experimental method. Experimental method. Third method, experimental method. Experimental method. Okay, यहाँ पे कोई भी आगे क्या है स्पेलिंग के अंदर चेक करने की कोशिश मत करो, बिकॉज आई एम फ्रॉम कन्नड़ा मीडियम, बट आई एम ट्राइंग टू I am trying to teach to you in English and Hindi. Okay, first one, experimental method. This method was proposed by, ये मेथड के बारे में मैं बोलना ही नहीं है, आप ही बोलना है, बिकॉज अगर आप मेरे पीछे वीडियो देखे होंगे, इन प्रीवियस वीडियो I am said Wilhelm Wundt was Wilhelm Wundt, he was the father of psychology. He gave the scientific base to psychology and established the psychological lab in the Leipzig University of Germany in the year 1879। तो याद रखो एक्सपेरिमेंट के में आते साइंस बेस्ड देने वाला, तो विलहेल्म वुंट, प्रपोज करने वाले कौन है, विलहेल्म वुंट in the year 1879 at Leipzig University, at laboratory of Leipzig University City of Germany। ओके, प्रपोज बाय, कौन प्रपोज करे आपको समझ में आया। ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। ये नॉर्मली ऑब्जर्वेशन के जैसा हमें इधर उधर कर नहीं सकता है। कंपल्सरी, दिस मेथड रिक्वायर्ड कंपल्सरी ए लैबोरेटरी एंड सम मेडिकल थिंग्स ऑल्सो। तो बच्चा कॉन्शियसनेस नहीं है, बच्चे का दिमाग सही नहीं है बोले तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, Wilhelm Wundt also called as the father of experimental method, father of experimental psychology। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी फादर विलहेल्म वुंट को हम बोलते हैं। यहां का पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दिया पूरा, तो मैं समझता हूं कि यहां पे आपको पूरा पॉइंट क्लियर होता जा रहा है।
तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन द कंट्रोल्ड और artificial situation is called experimental method. There are three important तीन कंपाउंड्स का होना जरूरी है यहां पर. क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables and intermediate वेरिएबल्स. तो इंटरनल, इसे मैं बोलते इंटरवीविंग भी पुकार सकता हूं. तो ये इसके अलावा तो मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं कर सकता. डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, इसे पहचानना बहुत जरूरी है. इसे पहचानने के बाद में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड समझ में आएगा. क्लियर पॉइंट है? ओके. नेक्स्ट, सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इन द बीएड, हमें पढ़ने का बीएड के अंदर केस स्टडी, सबसे ज्यादा यही पढ़ा जाता है, केस स्टडी. ओके. फोर्थ वन, केस स्टडी proposed by the DFD books. DFD बुक्स कहने वाला है. इसके ऊपर कंपलसरी हर टीईटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से. तो डीएफडी बुक्स इसे प्रपोज करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर. एक ऐसा लड़का, पर्सन है, नॉर्मल एक पर्सन ले लो. ए नॉर्मल person's abnormal behavior and give suggestion. It is called case study. तो इन्हें यहां क्या बोल रहा है? कोई भी पर्सन ले लो, उसका एबनॉर्मल पढ़ना है. एबनॉर्मल मतलब मालूम फिजिकली चैलेंज हो या उसे मेंटली कुछ डिसऑर्डर हो, ऐसे लोगों को हमें केस स्टडी के अंदर लिया जाता है. उसके रीजंस क्या है इन्हें ऐसा होने के लिए, कुछ ऐसा, फिर उसके रेमेडीज देती, वही मेथड ही आपको रेमेडीज देते. इट इज कॉल्ड केस स्टडी. ओके. द मेन एम ऑफ द केस स्टडी इज फाइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस. हर बच्चे को इंडिविजुअली देखना है. देखो, फर्स्ट काम क्या बोल रहे थे? इंट्रोस्पेक्शन के अंदर अपने आप में देख रहा था, तो कोई ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं, दूसरों की अपने आप में देखना है. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड में कोई दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है. एक्सपेरिमेंटल मेथड में टेबल डालना है लैब का, उसके ऊपर इंसान को डालना है, काटना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है. वहां पे मेडिकल कुछ इक्विपमेंट्स भी लग सकते हैं. लेकिन केस स्टडी ऐसा नहीं है. केस स्टडी क्या करता है? एक इंसान को चूज करना है, या तो एक कोई स्टूडेंट को चूज करना है, उसके रीजंस, ऐसा होने के रीजंस क्या है. यहाँ पे एबनॉर्मल इंसान को लेना कंपल्सरी, याद रखो. नॉर्मली इंसान के ऊपर केस स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी केस स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये देखने के लिए हमारी टीचिंग. यहां पे आपको याद रखना बहुत जरूरी है. तो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन दी केस स्टडी. केस स्टडी में मैं कैसा, याद रखो, केस स्टडी में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन फैमिली, स्कूल, पेरेंट्स मतलब फैमिली में आ गए, नेबर्स,
नेबर्स एंड सोसाइटी, नेबर्स एंड सोसाइटी, ये चारों केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली, बिकॉज वी कलेक्टेड द बेसिक इंपॉर्टेंट या तो बेसिक इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फैमिली। तो फैमिली जितना पर्सनली जानती, किसे भी नहीं मालूम, लेकिन स्कूल, फैमिली इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ द सोसाइटी। तो पहले बच्चे के बारे में जानना है तो फैमिली के साथ, फिर स्कूल में, फिर नेबर्स, फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स, नेबर्स के अंदर फ्रेंड्स आता है, लास्ट में जाके सोसाइटी, अदर सोसाइटी के अंदर ये बच्चा ऐसा क्यों करते, ऐसे कुछ केस स्टडी के अंदर हमें केसेस पढ़ते हैं। तो समझ में आएगा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये collected in the case study. Okay, it is very much useful to the maintain the discipline among the students. It is most useful for the teachers to maintain the discipline in the students. देखो एग्जाम्पल क्या, कैसा क्या एग्जाम्पल, उसके स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए केस स्टडी कैसा इस्तेमाल होता है। पूरे क्लास के अंदर सबसे 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में 20 बच्चे पूरे भी एकदम टॉपर लेवल के हैं, उनका मेंटली डिसऑर्डर टेंशन नहीं है, उनका मेंटली अच्छे हैं सब, लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या काम करते, पूरा मेंटेनेंस पूरा खत्म, पूरा वहां का डिसिप्लिन खत्म कर रहे होते हैं। अगर हम केस स्टडी करें, व्हेन वी आर doing case study among those students, we find out the causes and give the solutions. When we are gave the solutions, those students also interesting in the study. तो उनके कोई भी चीज, कोई भी इंसान हो, एक कोई भी कोताही है तो जब ही इंटरेस्ट नहीं लेता होगा। अब जब हम उस कोताही को पूरी कर रहे हैं तो उन्हें इंटरेस्ट लेने वाला है। तो ये चीजें हैं केस स्टडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेप्स ऑफ द केस स्टडी। केस स्टडी के स्टेप्स क्या हैं? पिछली बार 43 क्या 46 नंबर पे एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, केस स्टडी के ऊपर, यहां पर स्टेप्स के ऊपर। स्टेप्स कौन से हैं? हाँ, केस स्टडी करना है तो उसका एक स्टेप्स है। तो जाने के बाद में बोलो जी तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा, तो ऐसा कैसा, तो वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफाई द डाटा। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द डाटा। आइडेंटिफाई द डाटा। तो पहले क्या करना, the person's name or the student's name, father's name, family background, okay, where he was living, the environment कैसा है वहां का, ये सब डाटा क्या आइडेंटिफाई करना है। पहले आइडेंटिफाई करके पूरा डाटा तुम्हें कलेक्ट करके रखना है। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो इतना आइडेंटिफाई डाटा होने के बाद में आपको समझ में आता है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो दूसरा स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम, तो प्रेजेंट प्रॉब्लम क्यों हो रही, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही कहने का आपको, उसके ऊपर आपको एक स्टेटमेंट देना है। तो स्टेटमेंट देने के बाद में थर्ड वन, हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री। तो उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसा, तो स्टेटमेंट देगा इसको ये सब प्रॉब्लम है, तो क्यों ऐसा करते हैं उन्हें बोल के उसके रीजंस, हेल्थ स्टोरी देना पड़ता है, हेल्थ हिस्ट्री देना पड़ता है।
नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सॉल्यूशन करना है, उसके बाद एक फॉर्मेशन बनाना है हाइपोथेसिस के लिए। आपको तो मालूम होगा हिस्ट्री क्या है उसकी, तो उसके हाइपोथेसिस के लिए एक फॉर्मेशन बनाना है, फिर उसे फिफ्थ स्टेप के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस पोपो हुए, यहाँ पे हाइपोथेसिस करो, हाइपोथेसिस। लास्ट में अराइविंग एट जनरलाइजेशन। सिक्स्थ वन, अराइविंग एट generalization. Seventh one, remedies, measures, and last one, follow अप। तो ध्यान से देखो, पहले आइडेंटिफाई करें उसका डाटा, फिर स्टेटमेंट देना है, प्रॉब्लम क्या है उसकी पहचानना है, तो उस प्रॉब्लम को क्या रीजन पहचानना है। रीजन भी बोल सकते हैं तुम्हें, यहाँ पे रीजन फाइंड करना वो भी बोल सकते हैं, या तो उसकी हेल्थ हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसके लिए क्या आगे की रणनीति क्या है, आगे का प्लान क्या है वो बनाना है, फिर उसे वेरिफिकेशन करना है तो अच्छा है क्या नहीं है उस बच्चे के ऊपर। फिर अराइविंग जनरलाइजेशन, उसे सबके सामने लाना है, लास्ट में उसे रेमेडीज देना है, उसे राहत पहुंचाने के मेजर ढूंढना है। जब मेजर्स आपको मिल गए हैं उसे, तो आप रेमेडीज दिए, आप उसे सहूलत दिए, तो उसको फॉलो भी करना है, सिर्फ बोल के नहीं छोड़ते। जब जाके एक बच्चे की केस स्टडी कंप्लीट होते, जब बच्चा सुधार में आता है। ओके, नेक्स्ट वन, साइको एनालिसिस मेथड। साइको एनालिसिस मेथड। Fifth one, it was proposed by the Sigmund Freud। हाँ, he was a great philosopher, he was a great psychologist। okay, this psychoanalysis method, बहुत ध्यान से, this psychoanalysis method also known as the dream analysis, also known as the dream analysis। सच में ये ड्रीम ही है, साइको एनालिसिस में तो ड्रीम ही है। पहला वाला अंदरूनी देख रहे, दूसरा वाला बाहर ही देख रहे, तीसरा वाला बेड पे लिटा के उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे, फोर्थ केस स्टडी एक बेहतरीन है। उसके बाद में साइको एनालिसिस ड्रीम वाला काम, ये सिर्फ क्या है, हाँ, ईगो एंड सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ड्रीम एनालिसिस भी बोलते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस फिलोसॉफी पे है, फिर साइकोलॉजी तो बोलो या तो साइको एनालिसिस मेथड तो बोलो। नेक्स्ट वन, ही प्रपोज द बिहेवियर इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, बिहेवियर consists of 3 compounds। 3 components लो या तो compounds तो लो, components और compounds। फर्स्ट वन, conscious,
subconscious and unconscious. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस मतलब आधा, अनकॉन्शियस मतलब पूरा ही छोड़ दिया हो। दूसरा एंड थर्ड, इससे हमें क्या पकड़ सकते हैं, कॉन्शियस को इद, ईगो एंड सुपर ईगो। कॉन्शियस में क्या रहता है, मुझे होना बोले तो होना, जिद छोटा बच्चा करता है। इसी तरह ईगो थोड़ा उधर थोड़ा इधर, छोड़ भी दे सकते हैं या जिद भी कर सकते हैं। सुपर ईगो तो पूरा दूसरों का भला हो, हमारा कुछ अल्लाह के ऊपर, ऐसा कॉन्शियसनेस हमारे में पैदा होते हैं बोल के सिगमंड फ्राइड बोलते हैं। ये 3 स्टेप्स देते हैं। ओके, ड्रीम्स कहीं में आते, ये सब चीजें बोले सर तुम्हें, ड्रीम्स कहीं में सोचते तुम्हें, ख्वाबा काम सबसे ज्यादा देखते हैं सब कॉन्शियसनेस। इट इज अ स्टेज ऑफ ड्रीम्स, इट इज अ स्टेज ऑफ ड्रीम्स। यहां पे ख्वाबा सोचने का, ड्रीम्स सोचने का क्या है, ये स्टेज में आता है। लेकिन ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर द, नॉट सुटेबल, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट पर्टिकुलर सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को पहचानना इससे मुश्किल होता है, लेकिन इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डेलीगेंट स्टूडेंट्स। कैसे डेलीगेंट स्टूडेंट्स, डेलीगेंट ले लो या तो क्रिमिनल स्टूडेंट्स, हमें बोलते नहीं बाला अपराध, तो छोटी उम्र में क्राइम करके चले गए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, बिकॉज साइको एनालिसिस वर्ड के अंदर ही काम है उसका। साइको है, देखिए नहीं, अपने दिल में जो आते वो करते हैं, तो इन्हें भी वही बोलता है, ईगो, सुपर ईगो, साइको एनालिसिस। ओके, साइको एनालिसिस के स्टेप्स देखो। अगर इसके स्टेप्स क्या है, सिगमंड फ्राइड कौन से स्टेप्स देते हैं, सिगमंड फ्राइड स्टेप्स देते, 4 स्टेप्स देते। फर्स्ट स्टेप, establish the relationship between, establish the relationship between observer and प्लस कौन, स्टूडेंट ले लो, या तो क्या बोलते हैं हमेशा पेशेंट। ऑब्जर्वर और पेशेंट का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के लिए 2 जने लोगों की नहीं, अपना आप जानना है बस। ऑब्जर्वेशन के लिए 2 जने होना, तो एकला काम करने वाला, एकला सोचने वाला। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल मेथड, एकला सोने वाला होना और एकला चेक करने वाला, वहां भी 2 जने होना। 2 से ज्यादा भी हो सकते लेकिन मिनिमम। केस स्टडी, वहां पे भी 2 जने होना, एक टीचर होना और एक स्टूडेंट, और उसके साथ साथ बहुत लोग। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखते हैं। यहाँ पे इसी तरह साइको एनालिसिस में भी क्या है, फर्स्ट एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पेशेंट। नेक्स्ट एनालिसिस द प्रॉब्लम, synthesis the problem, second and third and last, fourth one, remedies or solution, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा, कभी भी ये साइको एनालिसिस मेथड में ये पहला स्टेप क्या दिया, देखो, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पेशेंट। पेशेंट कैसा रहता है, साइको वाला पेशेंट कैसा रहता है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करे, तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप करे, तो जब भी उसके अंदरूनी बात बोलते हैं हम। देखो, एक नॉर्मली एक स्कूल एनवायरमेंट लो, फास्ट लर्नर ऐसा लगा करते हैं हर एक के साथ, हाँ ए खाना हुआ कह रहे, हाँ बोलते बोलते जाग छोड़ता है। क्यों, उसके पास रिलेशनशिप ज्यादा जल्दी हम बना लेते हैं दूसरों के साथ। लेकिन साइको जो इंसान है उन्हें क्या करते हैं, खाना हुआ कह रहे, खाना हुआ नहीं, हाँ तो
चंद लोग भी बोलते रहते हैं उन्हें किसी भी नहीं बोलता जी, उन्हें उसका खास दोस्त है उसे जो बोलता है, बिकॉज ही एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, उन्हें एस्टैब्लिश करे उसके साथ। तो टीचर यहाँ क्या होना, ऑब्जर्व अगर हुआ टीचर तो सामने उसके साथ रिलेशनशिप होना, पेशेंट के साथ, बच्चे के साथ। बाद में प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है एनालिसिस करो, प्रॉब्लम बोलते हो ना, बाद में उससे सिंथेसिस करो प्रॉब्लम को, लास्ट में रेमेडीज और सोल्यूशन दे दो, खत्म साइको एनालिसिस। तो ये नॉर्मली चीज़ है, हमें इसे बहुत ध्यान दे के इसके मेरिट डीमेरिट्स पढ़ना नहीं है ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट के अंदर अप्लाइड पूछ सकते हैं। कल एग्जाम्पल क्या देते हैं अप्लाइड, देखो एक बच्चा है मेंटली बहुत डिसऑर्डर है, उसके रीजन समझने के लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं करती, बोल के कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें बोल सकते हैं बेका, एक कौन से रिपोर्ट के हिसाब से बोलते हैं, बोलो लेकिन कौन सा मेथड इस्तेमाल करके बोलते हैं इसमें, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछ रहे हैं उसके अंदर, कौन सा आता है केस स्टडी। इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता, ऑब्जर्वेशन के अंदर सामने देखते हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या है, सामने एक्सपेरिमेंट कर देती हैं, उसे भी एक उसका बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। केस स्टडी, आंसर इज अ केस स्टडी, कि इन द केस स्टडी वी आर नो अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड। साइको एनालिसिस के अंदर भी फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे होने के बाद में लास्ट का एक पॉइंट है, ये सिर्फ इतना याद रखो, एक मेथड है बोलकर, उसके बारे में खास याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक मेथड है 6-1 मेथड, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड, ये सर्वे मेथड ग्रुपली ही कर सकते हैं हमेशा, सिंगल सर्वे नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इसे ग्रुपली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां तक तो आपको समझ में आया हो। तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ओके, आगे फिर मिलेंगे कल स्पेशल पॉइंट्स के साथ, एग्जाम में पूछने वाले स्पेशल पॉइंट के साथ। जहां तक वहां तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का इस्तेमाल करें और उसे क्लिक करें। शुक्रिया।